Hello students, so today we are starting with a new chapter, that is chapter number 3, India's internal challenges. In this chapter we are going to see after achieving India's independence what internal challenges or what hindrances did India face to become what it is today. Okay, अंदर ही देश के अंदर हम लोग ने कौन कौन से प्रॉब्लम देखे. फॉर एग्जांपल सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, मतलब कुछ लोग चाहते थे कि कुछ हिस्सा इंडिया से अलग हो जाए. इशू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब क्या होता है, ये हम लोग और डीप में इस चैप्टर में देखने वाले. सो आई विल ट्राई टू cover all the concept that is covered in this chapter. Okay, and important task will be upon you, that is to read the chapter. ठीक है ना, एक बार मैं explain कर दूंगा सब चीज़, तो read करने का काम तुम्हारा है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, इट इज़ अबाउट द अनरेस्ट इन पंजाब. मतलब पंजाब के अंदर हम लोग ने कौन से इश्यूज देखे. सो एक पॉलिटिकल पार्टी थी. ओके, इट वाज वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था अकाली दल. ओके, तो 1973 में अकाली दल ने एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन करके पास किया, मतलब एक बिल उन्होंने पास किया आनंदपुर साहिब. एंड इन दिस बिल देयर वाज सर्टेन डिमांड्स दैट दे पुट फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. तो वो कौन कौन से डिमांड थे. तो पहला डिमांड उनका था कि चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. ठीक है ना, तो अभी ये क्या है, चंडीगढ़ जो है ना, चंडीगढ़ इज अ सिटी सिचुएटेड एट द बॉर्डर ऑफ बोथ द स्टेट्स, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है ना, तो दोनों और अगर तुम लोग को मालूम होगा तो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स. हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है, पंजाब का कैपिटल भी. एंड और एक और बात, चंडीगढ़ है जो है वो एक यूनियन टेरिटरी, मतलब उस पर दोनों ही स्टेट का हक नहीं है. एक यूनियन टेरिटरी, उस पर एक अलग रूल्स और रेगुलेशन चलते हैं. ओके, सो चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब, ऐसा उनका पहला डिमांड था. ओके, सेकंड ठीक था, पूरे इंडिया में जो भी पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स है, पूरे इंडिया में कोई भी हिस्सा हो जो पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दे शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब. ठीक है ना, वो भी पंजाब के स्टेट का हिस्सा होना चाहिए. ये था उनका सेकंड डिमांड. थर्ड डिमांड है दैट इंडियन आर्मी में जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं, इंडियन आर्मी में जो भी लोग जाते हैं, मोर ऑफ दैट पीपल शुड बी गोइंग टू इंडियन आर्मी फ्रॉम पंजाब. मतलब जो भी इंडियन आर्मी में लोग जाते हैं वो ज़्यादातर लोग पंजाब से जाने चाहिए, मतलब और ज़्यादा लोग पंजाब से लेके जाओ इंडियन आर्मी में. ये था उनका थर्ड डिमांड. एंड फोर्थ डिमांड था मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब. मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑटोनॉमी इज इंडिपेंडेंस, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा जो भी रूल्स चलता है पंजाब में, वो सब और बंद हो जाना चाहिए. मतलब देयर शुड बी मोर इंडिपेंडेंस दैट शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब और द पंजाब गवर्नमेंट. तो ये कुछ डिमांड थे उनके जो उन्होंने पुट फॉरवर्ड किए थे. ओके, तो अकाली दल ने पुट फॉरवर्ड किए थे. तो 1977 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें अकाली दल जीत भी गई. ओके, जिन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी थी अकाली दल से नाम से, वो जीत गए 1977 में. उन्होंने और कुछ डिमांड रखी. दे आस्क्ड फॉर अ लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिवर वाटर्स फॉर पंजाब. जो भी पंजाब से रिवर फ्लो होते हैं, उन लोग ने बोला कि हमको और पानी चाहिए, मतलब हम लोग ज़्यादातर पानी रोक लेंगे, हम लोग इसको और फ्लो नहीं होने चाहिए क्योंकि ये पंजाब के लोगों को चाहिए. एंड दे ऑल्सो वांटेड द सिटी स्टेटस ऑफ होली सिटी फॉर द सिटी ऑफ अमृतसर. अमृतसर में ये गोल्डन टेम्पल सिचुएटेड है. सो दे डिमांडेड द स्टेटस ऑफ होली सिटी. अमृतसर को होली सिटी, मतलब एकदम ऑस्पिशियस, एकदम शुभ सिटी के नाम से इसको डेवलप कर दो अमृतसर, अलॉन्ग विद द ओल्ड डिमांड्स. मतलब जो उनकी ओल्ड डिमांड्स थी, वो जो चार थी, जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन थे, उसके साथ ही साथ इन लोगों ने ये दो डिमांड और ऐड किए. ओके, सो ऐसा उन लोग ने डिमांड पुट किया और 1980s आ गया. तो 1980 में जो इनका मूवमेंट था इंडिपेंडेंट खालिस्तान मीन्स दे वांटेड द स्टेट ऑफ पंजाब टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया. एंड इफ़ यू रिमेंबर, तो इसके कुछ पार्ट अबाउट इंडिपेंडेंट खालिस्तान, द पार्ट इसके कुछ पार्ट हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़े. ठीक है ना, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी रेन. ओके, तो 1980 में एक मूवमेंट हुआ था इंडिपेंडेंट खालिस्तान. ओके, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट खालिस्तान, द लीडर ऑफ अकाली दल वाज संत हरचरण सिंह लोंगोवाला. ठीक है ना, ये थे अकाली दल के लीडर जब ये इंडिपेंडेंट खालिस्तान का मूवमेंट चालू था, संत हरचरण सिंह लोंगोवाला. ठीक है ना, एंड ही यूज टू डायरेक्ट हिज एक्टिविस्ट मतलब जो लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करते थे बाहर. सो ही यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू दोज एक्टिविस्ट बाय सिटिंग इन गोल्डन टेम्पल. मतलब वो खुद गोल्डन टेम्पल में अंदर बैठे रहते, बिकॉज क्योंकि गोल्डन टेम्पल के अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता था. ठीक है ना, ऐसा हथियार लेके, बंदूक बारूद, जूता वूता पहन के. सो ही यूज टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द अदर पीपल हु वॉज प्रोटेस्टिंग
फॉर हिम बाय सिटिंग इन साइड द गोल्डन टेम्पल. ओके, एंड उसी के साथ साथ जो भी खालिस्तान सपोर्टर थे उन लोग ने अपने आजू बाजू में आर्म्ड फॉलोअर्स को रखने चालू कर दिया. आर्म्ड फॉलोअर्स मतलब बंदूक पिस्तौल लेके खड़े होने लग गए थे. एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर वॉज संत जर्नल सिंह भिंडरनवाला. ठीक है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्च मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कट्टर एकदम सपोर्टर था खालिस्तान का, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए पंजाब के नाम का, संत जर्नल सिंह भिंडरनवाला. सो ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट of this independent Khalistan, Bhindranwale was arrested in the year 1981 because he was accused मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे. वो साबित हुआ था कि नहीं साबित हुआ था अलग बात है, बस उस पर इल्ज़ाम लगा था ऑफ द मर्डर ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण. ठीक है ना. सो भिंडरनवाले हु वाज अ स्टॉन्च खालिस्तान सपोर्टर वाज अरेस्टेड इन द ईयर 1981. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो जब ये अरेस्ट हुआ तो सिचुएशन जो पंजाब की थी और ये और वर्स हो गए क्योंकि रायट्स, दंगे, लॉकडाउन, स्ट्राइक, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो और ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में झगड़े होने लग गए थे. सो 1983 में पंजाब में प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो गया. मीन स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी पावर नाउ. जो भी पावर आएगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. तो 1983 में प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई हो गया पंजाब में. एंड भिंडरनवाला हु वाज अरेस्टेड वो रिलीज हो गया एंड ही वाज स्टेइंग एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त. ठीक है ना, अकाल तख्त करके एक रिलीजियस प्लेस था, भिंडरनवाले उधर रहता था. अभी वो अलग हो गया था. एंड भिंडरनवाले फॉलोअर्स, जो भी भिंडरनवाले के फॉलोअर्स थे, जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे ऑफ दैट खालिस्तान मूवमेंट, इंडिपेंडेंट खालिस्तान मूवमेंट, दे कैप्चर्ड द गोल्डन टेम्पल. उन्होंने गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लिया एंड दे बिल्ड अ बैरिकेड मतलब ऑब्स्टेकल, फेंस एक बना दिया गोल्डन टेम्पल के आजू बाजू में कि और कोई अंदर आ ना जाए. ठीक है ना, कि अगर कोई पुलिस आर्मी अगर कोई आ भी रही है तो भी वो हमें पता चल जाएगा. तो दे बिल्ड अ बैरिकेड विद द सैंड बैग्स अराउंड द गोल्डन टेम्पल. ठीक है ना, तो एरिया वो जो था गोल्डन टेम्पल को, वो एक ऐसा लगने लगा जो कि वॉर के टाइम का कोई फोर्ट हो. ओके, सो दिस वॉज अ ग्रेटर वन ऑफ द ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द पीस ऑफ पंजाब. ठीक है ना, जब उन लोग खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड कर रहे तो लोगों से उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार रहे थे, कि पीट रहे थे, राइट्स कर रहे थे. सो इट बिकम अ डिस्टर्बेंस इन द पीसफुल नेचर ऑफ पंजाब एंड इट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. ओके, सो ये था अनरेस्ट इन पंजाब. अभी इसको कैसे टैकल किया इंडियन गवर्नमेंट ने वो देखते हैं. तो देयर वाज वन ऑपरेशन विच वाज कैरिड आउट बाय इंडियन आर्मी, ऑपरेशन ब्लू स्टार. ओके, the main objective or the main motive of this operation blue star was to first get let the terrorist out of the golden temple which was staying. ठीक है ना, हम लोग ने देखा ना कैसे सिचुएशन वर्स हो गया और टेररिस्ट के एक्टिविटीज़ और बढ़ गए थे. सो टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल के अंदर रहने लग गए थे. ओके, so the task of getting the terrorists out of the golden temple was given to the Major General Kuldeep Singh Brar. Okay, and the mission of Blue Star started on the 3rd of June of the year 1984. ओके, 1983 में ये सब चालू हो गया था. पंजाब प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई हो गया था, सिचुएशन गॉट वर्स एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बिगेन मोर. सो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट हुआ विच वॉज कैरिड आउट बाय मेजर जनरल कुलदीप सिंह ब्रार. ठीक है ना, मेजर एंड द ऑपरेशन एंडेड ऑन द 6th of June and it was a successful operation, and the operation ended with the death of Bhindranwale and the other terrorists which was staying inside the golden temple. ठीक है ना, भिंडरनवाले की डेथ हो गई और अदर टेररिस्ट जो भी गोल्डन टेम्पल के अंदर थे उन लोग भी मर गए. एंड इन द ईयर 1986 one more operation was carried out and the name of this operation was now Operation Black Thunder. ये भी उनके लिए था because again they were the terrorists taking shelter inside the golden temple. तो उनको मारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर इंडियन आर्मी ने लिया था. एंड दिस ऑल्सो ऑपरेशन वॉज टेकन आउट एज अ सक्सेस एंड इट अगेन मेंटेन द पीस इन द पंजाब. ओके, सो नाउ वी विल लुक फॉर इशूज़ कंसर्निंग द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से इशूज़ फेस कर रहे थे. सो दे नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स और उनके नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा. एंड अपार्ट फ्रॉम सिक्किम बाकी सब 7 अगर स्टेट को हम लोग एक साथ रहे तो ये 7 स्टेट्स को कहते हैं 7 सिस्टर्स. ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया का इन नॉर्थ ईस्ट. ठीक है ना, तो ये क्या हुआ था, दिस स्टेट्स वेर कंसिडर एज अ स्टेट विच टचेज द इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर. ये सभी स्टेट्स जो जिनकी भी मैंने बात की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये सभी स्टेट्स के बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होते थे. ठीक है ना, एंड द ऑल द स्टेट्स आर डाइवर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज, कल्चरल डाइवर्सिटी. सब लोग सबके
ट्रेडिशंस जो है वो एकदम डाइवर्स थे. सो द फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू टुक एन इनिशिएटिव फॉर ब्रिंगिंग द ट्राइब्स, मतलब जो भी लोग उधर रहते थे उनके लाइफ्स को और डेवलप करने के लिए, उनको और मोटिवेट करने के लिए एक मेन स्टेप उठाया. ठीक है ना. वो स्टेप क्या था? इन 1954 ही फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. एक एजेंसी उन्होंने फॉर्म किया जिसमें एजेंसी में जो भी स्टेट्स के साइनो इंडिया बॉर्डर मीन्स इंडियन चाइनीज बॉर्डर जिनके भी है, मतलब ये सभी 7 स्टेट्स प्लस आसाम. आसाम का चाइना से टच नहीं होता है बॉर्डर. ओके. सो ये 7 स्टेट प्लस आसाम, इनमें और डेवलपमेंट करने के लिए नेहरू जी ने बहुत सारे डेवलपमेंट करने की बात की. एंड फॉर दिस ही मेड अ स्पेशल प्रोविजन एज पर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. ये बहुत सारे उन्होंने चेंजेस लाए, बहुत सारे डेवलपमेंट किए फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग और ब्रिंगिंग द प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट in this northeast Indian region. ठीक है ना. एंड इन 1965 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग दिस एरिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट का एरिया को कौन एडमिनिस्टर करेगा? नाउ द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज एन डिपार्टमेंट बाय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है ना. एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, एक एक्ट पास हो गया था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 में पास हो गया था, विच वॉज सपोज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स विच आर common in the life of the people living in the northeast Indian. It was related to economy, social life, interstate transport, electricity, flood control, etc. तो ये थे कुछ introduction part regarding the issues faced by the people living in the northeast region. Now हम लोग state wise देखने वाले कुछ क्या problem होने वाला है. Okay. So we will first talk about the problems faced by the Mizoram, the state of Mizoram in the northeast. Okay, so Mizoram independent हो गए, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो मिजोरम वाज डिमांडिंग ऑटोनॉमी. मतलब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था. सो फॉर दैट पर्पज एंड द गवर्नमेंट गेव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजो मेजोरिटी एरियाज ऑफ द लुशाई हिल्स. ठीक है ना. जब उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम को इंडिपेंडेंस दे दिया कि तुम अपना रूल खुद से करो. ओके. दोज वर द एरियाज, मिजो मेजोरिटी एरियाज ऑफ द लुशाई हिल्स. लुशाई हिल्स इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मिजोरम, और ये हिली रीजन है. ओके. इधर हिल्स है बहुत सारे. सो व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1954. सो जब उनको इंडिपेंडेंस हो गए, अभी इंडिपेंडेंस को भी कम से कम 6-7 साल हो गए. ओके. आफ्टर इन द ईयर 1954. सो व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड, जो पीपल उधर रहते थे, दे हैड मोर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कमीशन बिकॉज दे थॉट दैट दे विल गिव ऑटोनॉमी टू द एंटायर मिजोरम, कि वो खुद का एक नेशन बना सकते. सो दोज वर द एक्सपेक्टेशन दैट द पीपल हैड ड्यूरिंग दोज टाइम ऑफ द मिजोरम, बट उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनके डिमांड पूरे नहीं किए गए. ठीक है ना. द लीडर्स ऑफ द मिजोरम डिमांडेड एन ऑटोनोमस मिजो प्रोविंस, मतलब उनको एक अलग एरिया ही चाहिए था. एंड इन 1959 उधर मिजोरम में ड्रॉट आ गया, मतलब सूखा पड़ गया. एंड ड्यूरिंग दोज फेमाइन मिजो लीडर लाल डेंगा सर्व द कॉमन पीपल अ लॉट. मतलब लाल डेंगा करके एक लीडर थे उनके, ही हेल्प द कॉमन पीपल देयर. Okay, so in 1961, Lal Denga, who helped the common people a lot during the famine, established an organization named Mizo National Front (MNF). Okay, and he asked for Greater Mizoram. Greater Mizoram means he wanted to build an independent nation which is built out of 3 states: Mizoram, Manipur, and Tripura, along with the Lushai Hills, areas of the Lushai Hills. ठीक है ना. तो ये 3 स्टेट्स को मिला के उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना था लाल डेंगा को. ठीक है. सो इन 1966 मिजो नेशनल फ्रंट, मतलब MNF अनाउंस द एमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मिजोरम. सो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी बात रखी, द देन प्राइम मिनिस्टर मिस इंदिरा गांधी के सामने अपनी ये बात रखी that they wanted to carve out an independent nation out of 3 states. So when Indira Gandhi heard about this situation, she handled this situation very calmly and peacefully. ठीक है ना. एकदम समझदारी के साथ उन्होंने ये सिचुएशन को संभाला. एंड व्हेन द सिचुएशन गॉट साइलेंटली
जब ये साइलेंट हो गया ये सिचुएशन, तो इन द ईयर 1972 शी गेव द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी टू द स्टेट ऑफ मिजोरम, ठीक है ना। 1972 में मिजोरम को यूनियन टेरिटरी घोषित किया। एंड इन द ईयर 1985 व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज राजीव गांधी, ही हैड एन एग्रीमेंट विद द MNF एंड मिजोरम वाज डिक्लेयर एज द फुल फ्लेज्ड इंडियन स्टेट, ठीक है ना। 1985 में राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर रूल के अंदर मिजोरम बिकेम द फुल फ्लेज्ड इंडियन स्टेट and Lal Denga became the chief minister of the state. Okay. So now coming to the problem that was faced during by the Nagaland, or the problem India faced with the Nagaland. So Naga tribe, or the tribe means the people staying there, मतलब native people को बोलते tribe. तो Naga tribe in the northeast India is also known as martial tribe. Martial tribe means they are good in fighting or the war, ठीक है ना। इसके लिए उसका नाम रखा गया था नागा ट्राइब। सो नागा ट्राइब किधर रहते थे? नागा ट्राइब यूज्ड टू लिव और सेटल्ड इन ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है ना, नागा हिल्स और बॉर्डर एरियाज ऑफ आसाम एंड म्यांमार। ये 3 जगह पे नागालैंड के लोग ज़्यादा सेटल्ड थे, ज़्यादा कर रहते थे, ठीक है ना। एंड इन 1946 सम एजुकेटेड नागा यूथ, मतलब जो लोग पढ़े लिखे थे और यूथ थे जिसमें गर्म खून था, उन लोग साथ में आए एंड दे एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नागा नेशनल काउंसिल और NNC, ठीक है ना। लेटर दे डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड। उन लोग चाहते थे कि नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दिया जाए, मतलब दे वेर रेडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, मीन्स उनको इंडिया से अलग नहीं होना था। बट वॉट एवर डिसीजन दैट नागालैंड वांट्स टू टेक दे विल बी टेकन इंडिपेंडेंटली, मतलब उन लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दे विल टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है ना। ऐसा उनका डिमांड था। दे वर लेड बाय अंगामी जापू फिजो, ये उनके एक लीडर का नाम था, अंगामी जापू फिजो। एंड इन 1954 नागा नेशनल काउंसिल NNC अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फेडरेशन ऑफ नागालैंड। एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया एंड दे अनाउंस दैट दे आर नाउ इंडिपेंडेंट फेडरेशन। ओके, सो इन 1955 स्कर्मिशेस मीन्स एक फाइट हो गया, ठीक है ना। स्कर्मिशेस मतलब का फाइट। स्कर्मिशेस हैपन बिटवीन द लोकल नागाज एंड द सोल्जर्स ऑफ असम राइफल्स, मतलब लोकल नागाज मीन लोकल पीपल स्टेइंग इन द नागालैंड एंड सोल्जर्स ऑफ असम राइफल मीन्स ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन थे विच यूज टू सेटल इन असम। तो ये असम के जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे और लोकल नागाज, इन लोग दोनों के बीच में एक फाइट हो गया। सो ड्यूरिंग दिस फाइट मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, मिलिट्री को बीच में बुलाना पड़ा टू सरप्राइज दिस स्किमिशेस। जो भी इनके फाइट थे मिलिट्री को आके सॉल्व करना पड़ा। ओके, सो आफ्टर दिस देयर वाज अ सेवरल राउंड ऑफ डिस्कशन बिटवीन द NNC एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कि नागालैंड का भी क्या किया जाए, क्या उनको इंडिपेंडेंस दे दिया जाए, उनको अपने डिसीजन खुद लेने दे दिया जाए या एक स्टेट बनाया जाए। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नागा नेशनल काउंसिल, इट वाज डिसाइडेड दैट द status of union territory should be given to the Nagaland. And on the 1st December 1963, Nagaland was declared as the full-fledged state of India by putting together the Naga majority territory and part of Tuensang, ठीक है ना। It is so now talking about Assam में क्या प्रॉब्लम है। सो इन 1983 देयर वाज अ लॉट ऑफ एजिटेशन, मतलब बहुत सारे भड़ास निकल रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ, एंड विच वाज डन बाय ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन एंड असम गण संग्राम परिषद। ये दो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है विच वाज डूइंग द एजिटेशन, मतलब जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दे वेर प्रोटेस्टिंग और डूइंग द राइट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अभी क्यों कर रहे थे? बिकॉज असम में उस वक्त बहुत सारे बंगाली माइग्रेंट्स ट्रैवल कर रहे थे जो कि धीरे धीरे डोमिनेंट होते जा रहे थे, ठीक है ना। बहुत सारे बंगाली लोग वहाँ पे आने चालू कर दिए थे। बंगाली मीन्स नॉट ओनली फ्रॉम द वेस्ट बंगाल बट ऑल्सो फ्रॉम द बांग्लादेश। ओके, सो व्हेन a lot of agitation started against the government. So in 1985, the then Prime Minister Rajiv Gandhi, Home Minister Shankar Rao Chauhan and Assamese leader Prafulla Kumar Mohanty, ये तीनों ने एक बिल साइन किया। और ये बिल में था, इट वाज डिसाइडेड कि बांग्लादेश से जो भी लोग आ रहे हैं आसाम में सेटल होने के लिए, उनको वापस उनकी जगह पे भेज दिया जाएगा। ओके, सो ये ऐसा उनका बिल साइन किया। एंड इन 1986, मतलब नेक्स्ट ईयर ही 1985 के बाद नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस वर हेल्ड इन द स्टेट ऑफ असम एंड द पीपल सिलेक्टेड और इलेक्टेड प्रफुल्ल कुमार मोहंतो as the of Assam Gana Parishad as the next chief minister of Assam, and after that peace was maintained in the state of Assam. So this was about the Assam. So next is about the state of Arunachal Pradesh. In 1954 गवर्नमेंट ने, हम लोग ने जैसे कि पहले भी पढ़ा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी, एक एरिया फॉर्म किया था, नाम था उसका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी।
ओके, सो यही एरिया आगे जाके 1972 में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानने जाने लगे. ओके, सो इन 1972 it was renamed as Arunachal Pradesh, and on the eve of 28th February 1987 it got the status of full-fledged Indian state, Arunachal Pradesh ko. So, okay, so from 1960 to year 2000, all the regions of northeast India has developed or progressed towards a more mature democracy. मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है इंडिपेंडेंस से. अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो, एंड इट कैन बी एनी एस्पेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कोई भी बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है. ओके, so next we are going to talk about Naxalism. So what is Naxalism? In short, Naxalism is when the people of our own country start agitating or start working towards protesting our own government फॉर मैनी डिफरेंट पर्पजेस. ठीक है ना, उसको कहते हैं नक्सलिज्म. एंड नक्सलिज्म मीन्स ऐसे उन लोग पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करते. ओके, वायलेंटली उन लोग प्रोटेस्ट करते. दे फॉर नो रीज़न स्टार्ट किलिंग इनोसेंट पीपल. दे डू बॉम्ब ब्लास्ट और दे यूज द वेपन्स, एमिनेशन, आर्म्स. ठीक है ना, तो इसको कहते हैं नक्सलिज्म. ओके, सो नक्सलिज्म, नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड एट नक्सलबारी, मतलब एक जगह का नाम है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इधर से चालू होता है, देयरफॉर इसका नाम नक्सलिज्म आया है. नक्सलबारी से ये चीज़ चालू हुए थे. सो द पीपल लिविंग देयर ऑर्गेनाइज्ड, जो भी स्मॉल फार्मर्स थे, जो भी छोटे एरिया में फार्म करते थे, दे फॉर्म देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन. एंड दे जो भी थे उन्होंने स्टार्ट में लेबरर्स लोग को लाया, जो भी उन जिनके ऊपर भी लैंडलॉर्ड्स एक्सप्लॉइट करते थे उनको साथ में लाया. और उन्होंने क्या किया? दे टूक चार्ज ऑफ देयर लैंड्स, मतलब जो भी ज़मीन लैंडलॉर्ड्स के पास थे, ज़मींदार लोगों के पास जो भी लैंड थे, उन्होंने जाके वो ज़मीन में लाल झंडे गाड़ दिए. ओके, एंड डिक्लेयर दैट एरिया विल बी नाउ डिक्लेयर एज अ फ्री टेरिटरी. अभी से वो भी जो भी टेरिटरी है उसको फ्री टेरिटरी बोलेंगे. एंड दिस ऑल वाज डन इन द ईयर 1967. एंड ऑल दिस मूवमेंट्स दैट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रिबेलियन आर कॉल्ड एज नक्सलाइट मूवमेंट्स. व्हेन द स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर एंड द लेबरर स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लैंड होल्ड for the exploitation that were done by the landlords during those time, that is around the year of 1967, is called as Naxalite movements. Okay, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था नक्सलाइट मूवमेंट्स का? इनका ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं था, बस यही नॉर्मल सा ऑब्जेक्टिव था कि जो भी गवर्नमेंट है उन लोग एक एक्शन कमिटी बनाए, because they wanted to that all the landlords that were exploiting the small farmers, उनके खिलाफ कुछ एक्शन होना चाहिए. ठीक है ना, ये उनका ऑब्जेक्टिव था नक्सलाइट्स लोगों का. बट उनका और उनको क्या करना था कि जो भी ज़मीन उन्होंने हड़पी है, लैंडलॉर्ड्स ने, ज़मींदारों ने जो भी ज़मीन गरीब फार्मर्स की हड़पी हुई है, ली हुई है, उसको उनको कॉन्फिस्केट करना था और गरीबों में वापस बांट देना था. दे वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लैंड बाय कॉन्फिस्केटिंग द लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड दे वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट टू द टेनेंट्स, मतलब स्मॉल फार्मर लोग को उनको बांट देना था. बट धीरे धीरे जब ये और प्रोग्रेस करने लगा, इनका मूवमेंट, नक्सलिज्म का मूवमेंट जब और प्रोग्रेस करने लगा, दे स्ट्रेड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव. अपने ऑब्जेक्टिव से उन लोग भटक गए. एंड दे टुक द कोर्स ऑफ टेररिज्म. अभी कैसे टेररिज्म? क्योंकि अभी तो गन बंदूक लेके लोगों को मारने पे लग गए हैं. ठीक है ना, तो इसके लिए वो धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्टिव से भटक गए और वो टेररिज्म के रूप में चलने लगे. ओके, सो नाउ दे आर प्रिवेंटिंग द कॉमन पीपल फ्रॉम गेटिंग एनी गवर्नमेंट स्कीम्स और वेलफेयर पॉलिसी. कॉमन पीपल को अभी उन लोग रीच नहीं होने देते कोई भी गवर्नमेंट के स्कीम्स या वेलफेयर, बिकॉज नाउ अ डेज दे आर नॉट बिलीविंग इन डेमोक्रेसी. उनको लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है. ठीक है ना, दे स्टार्टेड देयर ओन पैरेलल सिस्टम एंड दे स्टार्ट थिंकिंग दैट डेमोक्रेसी इज नॉट देयर वे ऑफ रूलिंग द सिस्टम. तो उन लोग खुद का एक पैरेलल सिस्टम चालू किए बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम, बाय रिजेक्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ही उन लोग काम कर रहे हैं. दिस मेड नक्सलिज्म अ सीरियस चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. ओके, सो अभी धीरे धीरे ये चालू तो वेस्ट बंगाल से हुआ था. क्या ये अभी भी वेस्ट बंगाल में ही है? नहीं, इसका आंसर है लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू द ईस्ट ऑफ गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, करीमानगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, फिर ये सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा एंड पार्ट्स ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, बालाघाट एंड मंडला इन मध्य प्रदेश, कोरापुट इन ओडिशा, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्फ्लुएंस. मतलब अगर उन लोग चाहते थे कि ये जो नक्सलिज्म का ये इन्फ्लुएंस बहुत सारी जगह पे एक साथ रहे, सो दे डेवलप्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, PLGA. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है नक्सलिज्म के साथ, ये अभी भी चालू ही है गवर्नमेंट का. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरनल चैलेंजेस इज कम्युनलिज्म. सो
What is communalism? In short, communalism is very dangerous ideology in which one develops excessive pride or one which has a serious idea or serious thought of one's towards one religion that वो नहीं चाहता कि उसको वो किसी और रिलीजन के साथ मिक्सअप हो, ठीक है ना। जो एक रिलीजन को लेके बहुत प्राइड है किसी को, वो दूसरे रिलीजन के साथ जल्दी मिक्स नहीं कर सकता है, जल्दी उसको ट्रस्ट नहीं होता है दूसरे रिलीजन के लोगों पे, तो वो दूसरे लोगों के साथ कम रहता है। सो इट इज़ नोन एज कम्युनलिज्म, ठीक है ना। एंड कम्युनलिज्म एमर्जेस आउट ऑफ अ नैरो रिलीजियस प्राइड, रिलीजन के ऊपर ही पूरा चालू होता है कम्युनलिज्म। ओके, सो हु वाज द फर्स्ट जिसने कम्युनलिज्म इंडिया में लाया? सो इट वाज ब्रिटिश। ऑफकोर्स हम लोग ने 1905 के बारे में पढ़ा है, व्हेन इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू, व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो उसमें हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने अलग अलग किया था। ओके, सो उधर से कम्युनलिज्म का रूट्स चालू होते हैं। ओके, सो इट इज़ नॉट रॉन्ग, ये कुछ भी गलत नहीं है व्हेन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन आर लिविंग टुगेदर इन अ सोसाइटी हार्मोनियसली, ठीक है ना। इसमें कुछ गलत नहीं है, इनफैक्ट उन लोग साथ में ही रहने चाहिए, सभी रिलीजन के लोगों को साथ में आके रह के एक साथ फेस्टिवल मनाने चाहिए। बट देयर आर सर्टेन पीपल हु डजंट वांट टू सी द हैप्पीनेस ऑफ द सोसाइटी, कि कुछ लोग रहते हैं ना जो अपने रिलीजन वालों को भड़काते और अपने साथ ही रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा भी कुछ लोग जो अलग रहते हैं उनको उन लोग बोलते हैं अरे यार ये क्या कर रहा है, ये उन लोग राइट्स कर देते, दंगे कर देते। तो ये कम्युनलिज्म के रूट्स है। ओके, so there are people who think that their religion is superior to all other religion that are existing in the world, and when some other speaks against their religion, तो उसके खिलाफ उन लोग मारा मारी करने लगते, झगड़े करने लगते, और इसी से रायट्स शुरू होते हैं। ओके, सो व्हेन दिस प्राइड बिकम्स एक्सेसिव, व्हेन वंस ओन रिलीजन प्राइड बिकम्स एक्सेसिव, इट टर्न्स इनटू बायगेट्री। बायगेट्री मीन्स जो भी दूसरे लोग अपोज कर रहे हैं उनके खिलाफ उन लोग ग्रजेस होल्ड करने लग जाते हैं। ओके, so all this communalism leads to religious fanaticism. Fanaticism means craziness, सनक जाता है उनकी, तो कुछ ज़्यादा ही उन लोग दीवाने रहते हैं अपने रिलीजन को लेकर, ठीक है ना। ये जो भी कम्युनलिज्म में बिलीव करते हैं, तो फैनेटिसिज्म इज द बेस ऑफ कम्युनलिज्म। फैनेटिज्म मीन्स बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं अपने रिलीजन के लिए। इफ़ एनीबडी डायर टू स्पीक अगेंस्ट देयर रिलीजन, तो उसको उन लोग मार भी सकते हैं। तो इसको कहते हैं फैनेटिसिज्म, बहुत ज़्यादा क्रेजी है अपने दिमाग में। So when the talk about a religion or communalism comes, the one who believe in communalism is even ready to believe or ready to forget the national interest. मतलब उन लोग के लिए रिलीजन पहले आ जाता है, देश से आगे भी, जो कम्युनलिज्म में बिलीव करते हैं। ओके, सो जब इन लोग कम्युनलिज्म में बिलीव करते हैं, दे आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट द पीपल ऑफ अनदर रीजन। मतलब जो भी कम्युनलिज्म में बिलीव करते हैं उन लोग, जो भी दूसरे रिलीजन के लोग हैं, उन लोग उस पर ट्रस्ट इजीली नहीं कर पाते। ओके, एंड दोज हु फॉलो द डिफरेंट रिलीजन, दे कैन नॉट बिकम द फ्रेंड्स। उन लोग एक सर्कल में नहीं आके रह सकते, दे एक दूसरे को एनिमी के नज़रिए से देखते हैं। उन लोग समझते अरे ये तो मेरा दुश्मन है। ओके, सो एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर एंड गेट ऑर्गेनाइज, ठीक है ना, जब इन लोग कम्युनलिज्म में बिलीव करते हैं। देयरफॉर सम पीपल थिंक दैट दे आर बीइंग प्रेजुडाइज्ड मतलब उनको लगता है कि, कुछ लोगों को लगता है व्हेन दे बिलीव इन कम्युनलिज्म, कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ पार्शियलिटी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट गेटिंग इक्वल राइट्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, उनको लग रहा है पार्शियलिटी हो रहा है पॉलिटिक्स में भी। सम पीपल डू नॉट गेट इकोनॉमी और सोशल क्वेश्चंस इन द फ्रेमवर्क, मतलब सोशली और इकोनॉमिकली भी उनको उतना उनके राइट्स नहीं मिले, जबकि सब इक्वली हो रहा है। लेकिन व्हेन दे बिलीव इन कम्युनलिज्म, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ही कुछ गलत हो रहा है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में नहीं मिलता है, सोशली इकोनॉमिकली उनके साथ कुछ नहीं होता है, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। सो दे होल्ड अप द आइडिया दैट द गवर्नमेंट इज पार्शियल अगेंस्ट द रिलीजन, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजन के लिए कोई भी पार्शियल नहीं है। बट दैट होल्ड अप द आइडिया व्हेन दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग और व्हेन दे आर नॉट गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, that are thinking that the government is being partial towards their religion. And इसके बाद ये तो कुछ भी नहीं, इसके बाद when anybody dares to speak against their religion, तो उन लोग को वो मार देते मतलब मारा मारी हो जाता है। रायट्स ब्रेक आउट एंड बिकॉज ऑफ दिस रायट्स हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल्स आर किल्ड। अभी भी कुछ दिन पहले जनवरी फरवरी के महीने में दिल्ली में बहुत रायट्स हुए थे, बहुत बड़े। ओके, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ्स ऑफ रुपीज़ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ आर डैमेज ये राइट्स की वजह से। एंड ड्यू टू दिस पीपल आर एंस्ट्रेंज्ड फ्रॉम ईच अदर, मतलब उन लोग एक दूसरे से अलग हो जाते। पीपल जो भी साथ में भी रहते हैं उन लोग भी अलग हो जाते हैं। एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव्स अ सेटबैक्स, जो विश्वास करते थे वो भी विश्वास उन लोग का लोगों के ऊपर से टूट जाता है।
And for the people to live coexistence in the society in harmony, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे. एंड इफ ट्रस्ट ब्रेक्स, सोशल यूनिटी रिसीव्स अ ब्लो. अगर ट्रस्ट ब्रेक हो गया तो यूनिटी कहाँ रहेगा? यूनिटी भी तो टूटेगा ही. हैंस इट इज़ नेसेसरी दैट वी ऑल काउंटर दिस रिलीजन कम्युनलिज्म. जो भी ये कम्युनलिज्म है हम लोग को उसको मिलकर फाइट करना चाहिए. ओके, द पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन शुड कम, ऑफ ऑल द रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन कम, शुड कम टुगेदर, सेलिब्रेट their festival together, accept the good practices that are available in each other's religion, and should leave the bad practices or the bad ideas that are स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी. ठीक है ना. ये सब को छोड़ के और हमको और भी कई चीज़ों पे, कम्युनलिज्म को छोड़ के हम लोग को और भी कई चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. फॉर एग्जांपल देयर आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम विच इज़ गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. हम लोग ये रिलीजन के नाम पे कहाँ पे ये कर रहे हैं. सो वी शुड नॉट मिक्स दिस क्वेश्चन विद द रिलीजन. जो भी इकोनॉमी के प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, उसके साथ हमको रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहिए. ओके, वी शुड सर्च फॉर द रीज़न कि कम्युनलिज्म क्यों चालू हुआ है. इनके बारे में हमको आंसर फाइंड करना चाहिए. ये क्या रीज़न क्या है जो हम लोग के रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है. ओके, सो दिस इज़ द ओनली वे टू पुट एन एंड टू कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथ आवर नेशनल स्ट्रेंथ. Now the next challenge is about regionalism. Regionalism means कोई भी एक रीजन के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्राइड रहता है. मतलब कि मैं ये रीजन से बिलोंग करता हूँ, ये जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, उसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा प्राइड है, बहुत ज़्यादा घमंड है, उसको कहते हैं रीजनलिज्म. ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ थिंकिंग दैट ही इज़ अ बंगाली और अ मराठी पर्सन, एंड इफ थिंकिंग दैट बिकॉज ही इज़ अ बंगाली और मराठी ही इज़ सुपीरियर टू एनीबडी एल्स इन द कंट्री और इन द नेशन, तो ये गलत बात है. और इसको ही कहते हैं रीजनलिज्म, क्योंकि उसको एक्सेसिव प्राइड है कि अगर वो बंगाली या मराठी स्पीकिंग पर्सन है तो इट इज़ नेचुरल टू हैव फीलिंग फॉर वन रीजन. मतलब अगर हम लोग इस रीजन के, तो इसके लिए हमको प्यार मोहब्बत होना एक अलग बात है, लेकिन एक्सेसिव प्राइड होना कि मैं दूसरे को नीचा दिखाऊं, ये अलग बात है. ओके, तो ये रीजनलिज्म की शुरुआत यहीं से होती है जब हमारे पास घमंड आ जाता है अपने जगह को लेकर जहाँ पे मैं बॉर्न हुआ हूँ, रेज हुआ हूँ. ओके, सो रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट. रीजनलिज्म थ्राइव्स मतलब बढ़ता कैसे है? जब दूसरा कोई रीजन इम्बैलेंस रहता है, डेवलप नहीं रहता है, उसकी वजह से तो रीजनलिज्म बढ़ता है. कि एक आदमी बोलता है कि मैं ये रीजन से हूँ, अरे तेरा रीजन तो डेवलप ही नहीं हुआ है, मैं ऐसा जब उसको दूसरे को सुनाना चालू करता है तभी तो रीजनलिज्म बढ़ता है. तो रीजनलिज्म थ्राइव ऑन रीजनल imbalance in development. In the post-independence, means after achieving the independence, some of the states progressed rapidly, while some of the states does not receive so much of development as other states did. So, for example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab, तमिलनाडु डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली. मतलब इन लोग बहुत रैपिडली डेवलप्ड हो रहे थे, वाइल देर आर सम स्टेट्स विच डिड नॉट ग्रो दैट रैपिडली. फॉर एग्जांपल ओडिशा, बिहार, असम, इन लोग इतने डेवलप नहीं हुए. डेवलप हो रहे थे लेकिन इतने फास्ट नहीं हो रहे थे इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली. ठीक है ना. तो इन लोग स्लोली डेवलप्ड हो रहे थे. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही कोई भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बेस होता है. पैसा पैसा, इकोनॉमी मीन्स पैसा. ओके, so as a result the states that developed economically can also develop in many different field. मतलब जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए, जिसके पास पैसा है, वो और भी बहुत सारे फील्ड में इजीली डेवलप हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, कल्चर सेक्टर हुआ. एंड द स्टेट विच इज़ नॉट डेवलप्ड इकोनॉमिकली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट और नॉट ईजी टू डेवलप इन अदर फील्ड, एंड therefore they remain a backward in education, civic amenities, etc. Therefore the people living in those state which is not that डेवलप्ड. फॉर एग्जांपल हम लोग ने पढ़ा बिहार हुआ, असम हुआ, उड़ीसा हुई, जो इतना डेवलप नहीं है. द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एक्सेट्रा. ठीक है ना. ये सब कुछ प्रॉब्लम से उन लोग को फेस करना पड़ता है. एंड आफ्टर फेसिंग दिस प्रॉब्लम द पीपल लिविंग इन दैट रीजन स्टार्टेड थिंकिंग दैट दे आर बीइंग चीटेड. उनके साथ कुछ तो चीटिंग हो रहा है. कौन चीटिंग कर रहा है? गवर्नमेंट उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं. उनको जानबूझ के अंडर डेवलप रखा गया ताकि वो आगे बढ़ ना सके. ओके, ऐसा उनको लगता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टेट इज़ ब्रोकन. जब एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट को नीचा दिखाता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्राइड, इसी को तो रीजनलिज्म कहते हैं. जब एक्सेसिव प्राइड से दिखाता है नीचा, तो द कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट इज़ ब्रोकन. एंड व्हेन दिस कॉपरेशन बिटवीन द स्टेट इज़ ब्रोकन, इट इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिटी. ठीक है ना. द इकोनॉमिक इम्बैलेंस दैट इज एंडेंजर्ड दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी सेट राइट. जो भी इम्बैलेंस हम लोग को लगता है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस हुए दूसरे दो स्टेट्स के बीच में, हमको उसको ठीक करना ज़रूरी है. और इसके डायरेक्शन में हमारी गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स लगाती है. ठीक है ना, दो रीजन को एक साथ लाने के लिए. ओके,
रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अनडेवलप्ड स्टेट्स, दोनों स्टेट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? डेवलप्ड स्टेट्स किस पे उन लोग इतना प्राइड दिखाते हैं? द पीपल ऑफ डेवलप्ड स्टेट्स बिगिन टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर टू अदर स्टेट्स। ठीक है ना, जो भी डेवलप्ड स्टेट्स में रहते हैं उनको लगता है कि उन लोग सुपीरियर है अदर स्टेट्स से, बिकॉज दे आर रिच इन कल्चर, रिच इन हिस्ट्री, एंड हैंस दे कैन डेवलप दैट मच। जो भी उन लोग ने डेवलपमेंट किया उनको लगता है कि उनका हिस्ट्री बहुत अच्छा है, उनका कल्चर बहुत अच्छा है। एंड द पीपल दे बिगेन टू लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ द अंडर डेवलप, मतलब उन लोग नीचा दिखाते हैं अंडर डेवलप स्टेट्स के लोगों को। एंड देयर आर पीपल फ्रॉम द अंडर डेवलप रीजन, उनको लगता है कि भले ही उन लोग डेवलप उतना नहीं कर पाए, तो देयरफॉर दे स्टार्ट टू नीड टू अराउज देयर रीजनल आइडेंटिटी। उन लोग का स्टेट तो आगे बढ़ नहीं पाया, जो भी अंडर डेवलप स्टेट से आते हैं, ठीक है ना, उनका स्टेट इतना आगे बढ़ नहीं पाया, देयरफॉर उनको अपना रीजनल आइडेंटिटी दिखाना पड़ता है कि अरे नहीं, कुछ तो है हमारे पास भी, ये देखो इतना है ये। देयरफॉर दे नीड टू अराउज देयर रीजनल आइडेंटिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। फॉर दिस दे ट्राई टू अननेसेसरीली ग्लोरीफाई द लोकल ट्रेडिशन। जो भी उनके लोकल ट्रेडिशन है उनको उन लोग सामने लाते हैं, उनसे उन लोग ऐसा कोशिश करते हैं लोगों को दूसरे को बताने के लिए। ओके, देयर कल्चर टू प्रूव देयर यूनिकनेस, दिस लीड्स टू रीजनलिज्म। जब दोनों एक दूसरे आमने सामने आके डेवलप स्टेट वाला अपना बड़ाई करता है, अंडर डेवलप वाला अपना बड़ाई करता है, सो दिस गिव लाइज टू रीजनलिज्म एंड इट एंडेंजर्स द नेशनल यूनिटी। मतलब यूनिटी अब देश की खतरे में आ जाती है, ठीक है ना। सो दिस वॉज द एविल ऑफ रीजनलिज्म एंड कैन बी टैकल बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। मतलब जब दोनों स्टेट साथ में डेवलप करेंगे, स्टार्ट में इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट में डिफरेंट सेक्टर्स में प्रोग्रेस करेंगे, तभी तो रीजनल इम्बैलेंस कम होगा, तभी तो रीजनलिज्म कम होगा। ओके, तो ये था रीजनलिज्म। ओके, and by this we have studied the few challenges that Indian face internally by after getting the independence. And apart from this, there are several different problems or like overpopulation, cleanliness in the society, agricultural problems, problems of the farmer, poverty, housing, food, etc. So Indian government or the people of India are trying to overcome this situation or the problems faced by the Indians. Okay, and in the next chapter we will learn about the economic field of India after independence. Thank you very much. Read the chapter.